જય સ્વામિનારાયણ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ રાજકોટ સંસ્થાન આયોજિત SGIS ઓનલાઈન ગ્રુપ એજ્યુકેશનમાં હું કેડી મારડિયા વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દી વિષયની અંદર પાઠ નંબર 12 રાની તેના વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું. આ પાઠના લેખિકા છે એટલે કવિયત્રી છે જે મહાદેવી વર્મા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એનો આપણે પરિચય મેળવી લઈએ. પહેલા તો આ ફરુખાબાદ ઉત્તર પ્રદેશની અંદર જન્મ થયેલો. તેઓ 1907ની અંદર જન્મે છે અને 1987ની અંદર આ ધરતી પર વિદાય લે છે. અને એનું વૈવાહિક જીવન છે એના જે પતિનું નામ છે એ ડૉક્ટર સ્વરૂપ નારાયણ વર્મા, એટલે એનું નામ એના ઉપરથી મહાદેવી વર્મા અટક એને લાગુ પડે છે. બીજું, હિન્દી વિષયની છાયાવાદ એક મહત્વનો એક કાલીન સાહિત્યકારો જે થઈ એમાંના આ રચનાકાર છે. छायावाद के 4 स्तंभ है, प्रसाद है, पंत है, महादेवी है और निराला जी. तो ये प्रसाद कौन है? तो कि जयशंकर प्रसाद. और पंत कौन है? तो कि सुमित्रा नंदन पंत. और महादेवी वर्मा जिसका जम करने वाले हैं. और निराला रहते हैं तो निराला उसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी. ये जो हिंदी साहित्य जगत के मुख्य 4 आधार थे. जैसे कि कोई भवन बनता है उसमें जैसे आधार स्तंभ लगते हैं, वैसे ही हिंदी साहित्य जगत में ये चारों का नाम स्वर्ण अक्षर से लिखा जाता है. तो ये जो महादेवी वर्मा थी उसकी कुछ जवाबदारियां भी थी. साहित्य भी लिखती थी, साथ साथ वह कुछ जवाबदारियां भी निभा रही थी. जैसे कि प्रयाग महिला विद्यापीठ में वह प्राचार्य के रूप में भी काम करती थी. और इस हिसाब से आगे कुलगुरु के पद पर भी वह रही है. और उसका साहित्य प्रदान है वो वास्तव में देखने योग्य है. जैसे कि हम देखें, स्मृति की रेखा है एक उत्तम गद्य रचना है, इसलिए वो गद्यकार हो गई. लेकिन फिर भी आज कवियत्री के रूप में ही महादेवी वर्मा आज हमको मालूम पड़ती है. साहित्य में उसका कवियत्री के रूप में ही लिखा जाता है, कोई गद्यकार के रूप में नहीं. जैसे कि आप देखें, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, आप उसका गूगल में भी आप नाम डालोगे तो उसका विकिपीडिया में परिचय में ये सब साहित्य का नाम भी आएगा. और साथ साथ विद्यार्थी मित्रों, उस समय में 2 रुपये की जो टिकट बनती थी पोस्ट में, उसमें भी महादेवी ने अपना स्थान जमाया है. जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी के साथ ये दोनों साहित्यकारों का भी नाम दर्ज है, ताकि भारत सरकार ने भी इसकी नोंद ली है. विद्यार्थी मित्रों, मैं कहना यह चाहता हूँ कि ये कोई सामान्य हस्ती नहीं थी. आप भी यहाँ डिस्प्ले पर महादेवी वर्मा का जो तस्वीर देख रहे हैं वो भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको मालूम चले. अब हम उसका जो साहित्य में के लिए सरकार ने उसको कई इनामों से नवाजा तो देखते हैं. 1956 में पद्म भूषण इनाम भी मिला था. फिर आगे देखिए, 1982 में उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है. और 1988 में, अब प्रश्न है यह है कि 1987 में उसकी मौत हो गई थी तो 88 में उसे क्यों खिताब दिया गया? कभी कभार ऐसे साहित्यकार होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं, उसको मरणोपरांत भी इनाम दिया जाता है. जैसे हमारे महादेवी वर्मा को पद्म विभूषित किया गया था 1988 में, यानी कि उसकी मृत्यु के 1 वर्ष के बाद उसको मरणोपरांत पद्म विभूषित भी किया गया था. तो यहाँ ये महादेवी वर्मा का थोड़ा सा परिचय था, आपने भी देखा. तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पुस्तक पढ़ेंगे, परिचय ले लेंगे. फिर हम आगे देखें तो यहाँ पर महादेव एक विदुषी के रूप में भी प्रस्तुत की गई है. प्रगल्भा यानी जो ज्ञान के क्षेत्र में जिज्ञासु होते हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, उसे प्रगल्भ किया कहते हैं लोग. तो
एक प्रगल्भ नारी के रूप में भी महादेवी वर्मा का स्थान देखने को मिलता है। और उत्तम गद्यकार भी मिली है हमें, और शिक्षा क्षेत्र में भी उसने अनुपम योगदान दिया है। बहुत चर्चित उसकी रचनाएं थी, प्रमुख रचनाएं, उसका भी हमने वर्णन किया। अब जो रानी है पाठ, वो एक घोड़ी की पाठ है। जैसे पशु पक्षी प्राणी मनुष्य ये पृथ्वी में जैसे ये सभी का महत्व है, वैसे ही हमारे घरों में भी कभी कभार ऐसे प्राणियों का भी एक संबंध निकट सा हो जाता है। जैसे आज सब लोग कई लोग बिल्ली, कई लोग ऐसे डॉग्स यानी कि कुत्ते को पालते हैं, कई लोग ऐसे घोड़े को पालते हैं। विदेशों में तो कभी कभार देखने को भी मिलता है कि सिंह जैसे, बाघ जैसे प्राणियों को भी पाला जाता है, जैसे जिसके शौक है। पर यहाँ पर एक रामा नामक व्यक्ति है, महादेवी खुद जो उसके बचपन के साथ जो बीती कहानी है वह लिखते हैं कि उसके घर में भी एक रानी नामक घोड़ी आती है, और फिर उसके बाबूजी भी उसके साथ उसे बिठाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, आग्रह करते हैं। तो ये सब सारी बाबतें है, लेकिन रानी कितनी समझदार है, कितनी वफादार है, वो इस पाठ से हम देखेंगे। तो यहाँ शैक्षिक मुद्दे थोड़े लिखे हैं। रामा की कहानियों यानी कि दंड की बातें करते हैं, बाबूजी का आग्रह, घोड़े की सवारी, रानी का वर्णन और रानी के साथ दोस्ती, ये सब मुद्दे आज का हमारा जो पहला पार्ट है ये इस रानी नामक पाठ में, तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब रानी नामक एक घोड़ी है, उसके दो साथी है, जैसे निक्की और रोजी, वह भी साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली से चित्र अंकित किया गया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती, यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु पक्षी, निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का जो स्नेह है, प्रेम है, वह हमें छलकता देखने में आया है, नजर आया है। तो अब जो रानी है वह आती तो अकेली है, लेकिन उसके पेट में दो उसके शावक पल रहे हैं, वह यानी सगर्भ थी। तो ये बात हमें आगे जाकर पता चलेगा। अब जहां लाइंस होती है वहां से हम शुरू करते हैं कि रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। यानी कि जो रियासत यानी कि पहले राजा महाराजा के जो महल थे, उसकी जो घोड़े और पशु पक्षियों को जो पाला जाता था, वो रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़े और घोड़ेसवारों को भी देखने को मिलता था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं का या सफेद गद्धों, जिसकी जाति में संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया, वो आगे जाके उस पर घूमते देखते थे। यानी कि ये जो महादेवी वर्मा का प्लेस है, बर्थ प्लेस, जन्म स्थान, वो कुछ अंग्रेज अमलदारों से भरा रहता था उस समय, क्योंकि तब हमें आजादी भी नहीं मिली थी और हम आजादी के लिए लड़ रहे थे। तब ये घोड़े ज्यादातर अतिरिक्त देखने को मिलते थे। कभी कभार तो अंग्रेजों के बच्चे, छोटे छोटे टट्टू घोड़े जो जंग में लड़ाई जीत कर आते हैं उसको घोड़े बोलते हैं। छोटी सी गटर और छोटा सा पानी का गड्ढा देकर जो अपना रास्ता बदल दे उसको टट्टू बोलते हैं, उसको घोड़ी नहीं बोलते, बराबर। तो यहाँ सफेद गद्धों पर, सफेद गद्धों यानी घोड़ी की तरह दिखने वाला लेकिन कद में छोटा, उस पे कभी कभार अंग्रेजों के बच्चे घूमते फिरते देखने को मिले। अब रामा की कहानियों के हिसाब से देखें तो राजा अपराधियों को गद्धे पर चढ़ाकर देश निकाला देते थे। जो रामा कहानियां सुनाता था, महादेवी वर्मा के घर में कोई रामा नामक कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो इस घोड़े को पालता था और
ऐसी छोटे छोटे बच्चों को कहानियां सुनाता था। उसकी कहानी के हिसाब से जब रामा कहानियों के दौरान राजघराने की बात करता था, तब जब राजाशाही शासन में किसी का भी अपराध साबित होता है, उसको देश निकाला दिया जाता है। गधे पर उल्टे बिठाकर, बालों का मुंडन कर कर, काले चेहरों पर काली मेख लगाकर ऐसा दंड दिया जाता था, देश निकाला दिया जाता था पहले के समय में, आज में नहीं। अब इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था। अब महादेवी वर्मा का प्रश्न यह था विद्यार्थी मित्रों कि उस अंग्रेज के बच्चे जो ये टट्टू या सफेद गधों पर सवार होकर घूमते फिरते थे, क्या असल में उसके देश में उसको देश निकाला दिया गया था? उस अंग्रेजों को उसके इंग्लैंड में, उसके देश में वो भी प्रसन्नता से घूमते फिरते थे। लेकिन महादेवी को यह प्रश्न लगा कि क्या इन्हें भी दंड मिला है, कि वह अपने देश से निकाल दिया गया है? लेकिन रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था और इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया। लेकिन रामा समझा देता था कि भाई उन्हें अपने देश में गधे पर बैठने का एक दंड दिया गया है और उसको भारत भेजा गया, जाओ तुम भारत देश में गधे पर बैठकर घूमो फिरो, क्योंकि वहां पर कुछ वाहन नहीं थे घूमने फिरने के लिए। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति रूप मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। उस एक बार बाबूजी को मौखिक तौर पर किया, बात की कि देखिए बाबूजी, हम छोटे बच्चों के लिए हमें छोटा घोड़ा होना चाहिए हमारे पास, अगर यह नहीं रहता है तो हमारे साथ आप अन्याय कर रहे हैं। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें क्यों नहीं है? तो हमें क्यों अधिकार नहीं मिलता? और इसके जवाब में बाबूजी हंसते हैं और पूछते हैं कि सफेद टट्टू पर बैठोगे? अब ये सफेद टट्टू पर बैठने की बात आई तो महादेवी को वो प्रश्न याद आ गया कि अंग्रेज के बच्चे उस घोड़े पर बैठते हैं जहां उसको सजा दी जाती है, वो याद आ गया। तो तुम कहो कि साथ भीड़भाड़ के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उतर दिया, सफेद टट्टू तो गद्दा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है, जिस पर बैठा कर सजा दी जाती है। हम नहीं बैठेंगे उस सफेद टट्टू पर। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत में, यानी कि जो हमारे पास ज्ञान था उसने हमने इस्तेमाल किया वो एक वज्र के रूप में, एक स्तोत्र के रूप में, लेकिन बाबूजी ने डांटा भी नहीं। परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा एक चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया। बरामदे में यानी वरंडा, हमारा जो घर का प्लेस होता है, खुला प्लॉट प्लेस, बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था। और तो बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाजा लगाया और उसकी मालिश करने और खाने पीने घूमने आदि उसकी देखरेख के लिए एक छुटन यानी एक नौकर, एक साइस रखा था जो घोड़ों की देखभाल कर सके। यह भी बात है कि अगर आप कोई भी प्राणी अपने घर पर रखते हैं तो एक छोटे बच्चे की तरह उसे हमें रखना चाहिए, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। ये बात सही है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं बन पाएगा, ट्रेन नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसे खिलाना पिलाना, ट्रेनिंग देना, उसकी दवा पानी, हवा पानी, ये सब बदलते रहना पड़ता है, उसकी मरम्मत करनी पड़ती है, जैसे हम अपने बच्चे की मरम्मत करते हैं, देखभाल करते हैं। तो अब घोड़ी आई है, ये एक चॉकलेटी रंग का एक टट्टू आया है, तो अब उसकी देखभाल करने के लिए एक छुट्टन भी आया।
अब तो हम उसे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। आतंकित होना यानी भयभीत होना, एक डर सा लगा, क्योंकि कोई भी एक नई वस्तु या कोई भी एक नया प्राणी हमारे घर में आता है तो सीधे हमारे काबू में नहीं आ जाता, उसके साथ हमें मित्रता बनानी पड़ती है। अगर किसी अनजान के घर में आप जाएंगे, अगर वहां एक छोटा सा भी कुत्ता होगा तो सीधा आपके साथ दोस्ती नहीं कर लेगा, उसके साथ जान पहचान बननी पड़ती। कुत्ता होगा तो हमें सूंघेगा, देखेगा, 2-3 बार आएंगे, परिचित हो जाएंगे तो फिर वह नहीं बोलेगा। वैसे ही घोड़ी है तो उसके ऊपर सीधे चढ़कर नहीं बैठ सकते हम, नहीं बैठने देगी, हमें गिरा देगी। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वह हमें कभी कभार डांटता फटकारता भी रहता था और उल्टा हमारे कान भी खींचता रहता था, कभी कभार हमें एक दे भी देता था। हमारी खिड़की तक भी परिवर्तित नहीं हुई, क्योंकि उसके जो घर का वर्णन है उसमें कोई फेरफार नहीं हुआ, लेकिन एक घोड़ी के लिए सब फेरफार कर दिया, एक नया दरवाजा लगा दिया, हमारे लिए नहीं, जिससे हम रोजी और निकी के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सके। बाबूजी से यह सुनकर भी वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया था। बाबूजी ने कहा था कि तुम सफेद को टट्टू कहते हो तो ये चॉकलेटी रंग की एक घोड़ी है, ये आपकी सवारी के लिए। हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। ये जो सब अपना महादेवी है वो अपने जो भाई बहन के साथ एक क्रोध सा एक दिखा रही थी कि हम रुष्ट थे, गुजराती में बोले तो रिसाई गया था और अप्रसन्न थे। फिर क्या हुई, परंतु अंत में हमारी उसके साथ मित्रता भी हो गई। रामा से उसका नाम पूछा तो हमें मालूम हुआ कि उसका नाम ताज रानी कहकर बुलाया जाता है, क्योंकि ये जो प्राणी है उसका भी हम नामकरण करते हैं, उसको नाम से बुलाते हैं। थोड़े दिन में उस नाम से वो इतना परिचित हो जाता है कि आप टॉमी बोलोगे तो फटाक खड़ा होकर आ जाता है। ऐसे ही इस घोड़ी का नाम था ताज रानी। ताजमहल का तो चित्र हमने देखा था, महादेवी लिखते हैं, पर रामा और कल्लू को मां की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए थे। अब क्या हुआ, रामा और कल्लू और मां की, इन तीनों की कहानियों में जब रानी की बात आती है तो लगभग विद्यार्थी मित्रों, रानी का जब नाम आए तब रानी दुखी ही दुखी रहती है। अब यहां घोड़िया ही है, उसका नाम रानी है, वो तो वार्ता में कहानी में थी रानी, यहां तो एक घोड़ी आई है रानी घर पर, उसका नाम रानी है। तो इसीलिए ये महादेवी है वो घोड़ी के प्रति दयालु भाव से देखने लगी कि चलो हमारी स्टोरी में तो रानी दुखी दुखी रहती है, सुख दुख की गाथाएं आती रहती है, लेकिन इस रानी को हम दुखी नहीं करेंगे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहां से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। जैसे ताजमहल के भवन में भी एक रानी थी, उसको दफनाया गया है, लेकिन यहां पर तो ये कहानी के तौर पर रानी को वहां से निकाला गया है। और कल्पना करते हैं कि हमारी सारी ईर्षा और सारा रोष करुणा से पिघल गया, उसकी करुणता, उसकी जो अंदर का जो दुख है, दर्द है, उससे उसकी सारी ईर्षा और सारा रोष, सारा दुख वो पिघल जाता है और उससे अधिक आराम देने के लिए उपाय सोचने लगते हैं कि हम अपनी रानी को कैसे आराम दें। इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में वसी जैसी है।
वो घोड़ी देखने में इतनी सुंदर है, उसका चित्र है, वो आंख बंद कर भी हम देख सकते हैं, ऐसे बस गई है। हल्का चॉकलेटी एक चमकदार रंग है, जिसकी दृष्टि फिसल जाती है। खड़े छोटे कानों के बीच माथे पर झूलता अयाल। अयाल किसे कहते हैं? जो अयाल है वो गर्दन के बाल होते हैं विद्यार्थी मित्रों, गर्दन के बाल आपने देखे होंगे। घोड़ी घोड़ा गर्दन के बाल होते हैं, एक बाल सा झुंड बना रहता है, दो कानों, माथों और गर्दन के बीच ये हल्का एवा अयाल होता है, झूलता रहता है। अयाल का गुच्छा, बालों का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, एकदम आंखें बड़ी है, पारदर्शी है। लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर से गंध लेती। विद्यार्थी मित्रों, नथुने यानी जो नाक के फने होते हैं उसको हिंदी में नथुने बोलते हैं। जहां से उस घोड़ी को नाथा जाता है, यानी जो लोखंड की कड़ी है उस दो नाक के बीच से पिरोया जाता है और उससे हम काबू करते हैं। और एक जबड़े में रहता है एक लोखंड की कड़ी, लेकिन लाल नथुने फुला फुला कर चारों ओर से गंध लेती रहती है। और एक बात यह भी आप देख लीजिए विद्यार्थी मित्रों, कि जब घोड़ी की बात आई है तब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो खानदानी घोड़ी होती है, कि घोड़ा होता हो, वो कभी बैठता नहीं है। कहीं पर भी आपने घोड़े या घोड़ी को बैठते नहीं देखा होगा। वो किसी मध्य रात्रि में जब इतना शांत वातावरण होता है तब वह बैठती है। इतना शांत वातावरण, एक सन्नाटा सा जब छा जाता है तब वह बैठती है, लेकिन वो भी कुछ क्षण के लिए, घंटे या 2 घंटे भर के लिए नहीं, छोटे से क्षण के लिए, कभी नहीं बैठती। अब आगे घोड़ी का जो वर्णन आता है, रानी का जो वर्णन आता है विद्यार्थी मित्रों, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देखते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह, जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत यानी कि घायल नहीं होता था। उसकी जो जीभ थी वह लाल थी, उसके होठ थे जो गुलाबी थे, और पूरे दिन जो लोखंड की कड़ी चबाता रहता था, लेकिन वह घायल नहीं, उसको लगता नहीं था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ पर चौड़ाई अधिक है। चौड़ाई यानी पौड़ाई, जो उसकी पीठ है एकदम चौड़ी है, सुडौल मजबूत पैर है, सघन पूंछ है। मक्खियां उड़ाने के लिए क्रम में मोरछाल यानी कि जो मोर की पूंछ से जो बना झाड़ू होता है, वैसे उसका पूंछों का झुंड है। उसके शरीर पर जब जहां पर भी मक्खी बैठती है तो ये झुंड उछल कर वहां पर आता है और उस मक्खी को गिरा देता है। ये मोरछल उठती गिरती रहती है। उस समय हम सब समझने की बुद्धि नहीं थी। महादेवी लिखती है कि हमारे आंगन में ऐसी एक रानी आई, लेकिन हम उसे तब नहीं समझ पा रहे थे। ये जब लिखते हैं तब समझी होगी, परंतु इतने दीर्घकाल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है। आज जब ये कहानी लिखती है, ये स्टोरी लिखती है विद्यार्थी मित्रों, तब उसको ये बात समझने आई, जब वह छोटी थी, महादेवी वर्मा छोटे थे, उस घर पर आंगन पर जब ये रानी आती है तब वह उसकी समझदारी इतनी विकसित नहीं हुई थी जितना कि आज है। जैसे किसी अदृश्य शाही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। उसको कैसा याद आता है? जैसे कि कोई अदृश्य शाही, अदृश्य शाही हम यानी कि देख नहीं सकते, उसे हम अदृश्य कहते हैं, और ऐसी शाही से बना अक्षर, और वो अक्षर अग्नि के ज्वालों से, लपटों से, ताप से जैसे प्रत्यक्ष होते हैं, ऐसे ही आज हम रानी को याद करके जब लिख रहे तब ये सब स्मृति पट पर याद आ रहा है। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई
होती तो हम रोजी और निकी के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। उसके घर में रोजी और निकी नामक दो और भी बच्चे थे, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे थे। महादेवी जी ये लिखते हैं कि वह छोटी क्यों नहीं हुई। छोटी होती तो आज हम भी उसे घर पर रखते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। इसीलिए, क्योंकि वहां बच्चे लोगों को खेलने का बरामदा था, अब वहां रानी ने स्थान ले लिया, इसीलिए सभी अराजकता फैली हुई थी। रानी को अपने कमरे में ले जाना असंभव था। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो नहीं थे, अतः उसकी दीवार, एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छया विस्थापित और शरणार्थी खिलौना का परिवार स्थापित होने लगा। तो विद्यार्थी मित्रों, તમે સૌ SGIS ઓનલાઈન ગુરુકુલ એજ્યુકેશનમાં જોડાણા તે બદલ આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.